वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था 21 जून का 2023 का, जिसकी ऑलरेडी हम 6 वीडियोस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 2 या 3 वीडियो के अंदर हमारा ये दिल्ली का पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल का जो क्वेश्चन पेपर 2023 में हुआ है अभी वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर हमने हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा भी हमने चैनल पर KVS के हो, NVS के हो या डिफरेंट जो एग्ज़ाम होते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ये आज इस क्वेश्चन पेपर की 7th वीडियो होगी। 2 या 3 वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्वेश्चन समझ आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया देखिए, इफ़ APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी दे रखी है, 0.25 दे रखी है। इसका मतलब आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन, कि सेविंग और कंजप्शन में कोई रिलेशन नहीं है। ये तो बात है ही नहीं, क्योंकि आपको बताया है कि आपने औसत कितना सेव किया है, ये आपको बोला गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में बोला है इकोनॉमी विल सेव 25% ऑफ इट्स डिस्पोजेबल इनकम। ये बात बिल्कुल राइट है कि एक इकोनॉमी के अंदर लोग जो है कितना सेव कर रहे हैं, 25%, क्योंकि 0.25 का कितना परसेंट निकलेगा, 25%। तो आपको क्या समझ आया कि अगर एक इकोनॉमी में 100 इनकम है तो लोग क्या कर रहे हैं, 25% अपनी डिस्पोजेबल इनकम का क्या करते हैं, सेव करते हैं। यही इस चीज़ का मतलब है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ऑल रिवेन्यू रिसीव बाय गवर्नमेंट, जितनी भी इनकम रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट को मिलते हैं, लोन लेती है गवर्नमेंट जितने भी, ठीक है, एंड ऑल्सो उसको जहाँ से भी रिकवरी ऑफ लोन मिलते हैं। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब होता है कि मान लो किसी को लोन दे रखा है आपने और वहाँ से वो रिकवर होकर पैसा आ गया, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट्स देती है, स्टेट को डिफरेंट ग्रांट्स देती है, तो वो किसका पार्ट होता है। आपको क्वेश्चन समझ आया कि गवर्नमेंट को जितनी भी रिवेन्यू मिलती है और गवर्नमेंट जितना भी पैसा लोन के रूप में उसको रिसिप्ट में मिलता है या रिकवरी ऑफ लोन, ये किसका पार्ट होता है। फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टीजेंसी फंड, डिपॉजिट एंड एडवांस फंड। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट को जितनी भी रिवेन्यू, जितनी भी इनकम कहीं से भी अर्न होती है तो वो उसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होती है। अगर हम बात करें कॉन्टीजेंसी फंड की, कॉन्टीजेंसी फंड होता है कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम बनाया जाता है। जैसे कि मान लो अचानक से फ्लड आ जाता है तो गवर्नमेंट इस फंड से पैसा उठाएगी और फ्लड का जो ऑपरेशन है वो चलाएगी। तो ये इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है और गवर्नमेंट को जो भी रिवेन्यू होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन केस ऑफ इनपुट बीइंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सच प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू। अब ये बोला गया है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो इलास्टिसिटी है ना, इनपुट की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। आप आसानी से क्या कर सकते हो, परफेक्टली एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसका मतलब आपकी इलास्टिसिटी क्या है, 1 है, 0 है, कांस्टेंट है, इन्फिनिटी है। जब क्या होता है, दो प्रोडक्ट, मान लो आपके पास ए नहीं है, ए और बी दो प्रोडक्ट है, आपको ए नहीं मिल रहा, आपने बहुत आसानी से, जब इजी हो सब्स्टिट्यूट करना, तो हमेशा आपकी इलास्टिसिटी क्या रहती है, इन्फिनिटी रहती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
मोनोपोली की स्टेटमेंट आपसे पूछी है। आप लोगों को पता है मोनोपोली क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाला कोई अकेला ही बंदा होता है। तो आप ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, ए सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्वेश्चन में आई हुई है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस में समझाने की ज़रूरत नहीं है उनको हम जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस हैं, अभी हमारे काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं, तो हमें वो भी कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब आप एवरेज रिवेन्यू कर्व बना लीजिए। ये होता है हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का, और एक होता है मोनोपोली का। ये होता है मान लो मोनोपोली का। अब आप लोगों को पता है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसका एवरेज रिवेन्यू कर्व की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और मोनोपोली वाले की लेस देन 1 होती है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले की क्या पूछी है? एवरेज रिवेन्यू कर्व की इलास्टिसिटी पूछी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोर देन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर इन प्रीव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट, कि इनमें से जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है बाकी सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, सिर्फ एक जो चीज़ वो क्या इकोनॉमिक्स में नहीं आती? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप लोगों को पता है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ते हैं क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कौन उत्पादन करेगा, किसके लिए उत्पादन करना है। ये सब हमारे एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है। लेकिन इज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो काम नहीं है। तो इसीलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एज पर RBI वर्किंग ग्रुप ऑन मॉनेटरी पॉलिसी पोस्टल डिपॉजिट आर द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टल डिपॉजिट जो है मनी सप्लाई के जो M1 M2 M3 M4 होता है, तो उसमें जो पोस्टल डिपॉजिट होता है, पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? M1 का पार्ट है, M2 का पार्ट है, L1 का पार्ट है या M3 का पार्ट है? अब अगर हम बात करें पोस्टल डिपॉजिट किसके अंदर आते हैं? M2 के अंदर आते हैं। M2 में क्या क्या आता है? M1 आता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, और प्लस यहाँ क्या आएगा साथ में आपका? M2 के अंदर आता है आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे आपके M2 में आते हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि पोस्टल डिपॉजिट किसका पार्ट होते हैं, तो वो M2 का पार्ट होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द एडवांटेज ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज, अगर किसी भी पर्सन को जॉब करने जाता है वो, उसको वहीं पर जॉब में ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसकी क्या एडवांटेज होगी? फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट जो है कम सेव होगी, आपके पैसे कम लगेंगे, कॉस्ट कम आएगी, लागत कम लगेगी, टाइम भी बचेगा, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट काम होता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। अब आप देखिए जब किसी भी पर्सन को जॉब पे आप लगाओ, अगर आप उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोगे तो आपका क्या होगा? आपका कॉस्ट भी सेव होती है, टाइम भी कम लगता है, एंड फास्ट एंड मोर एफिशिएंटली वो पर्सन भी वर्क करता है। तो इसीलिए ऑल द गिवन आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नॉर्मेटिव इकोनॉमी की स्टेटमेंट आपसे पूछी है। अब आपको पता होना चाहिए नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स हो है, ठीक है, वो क्या स्टेटमेंट दे सकती है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। इसमें क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, ये हर एक पर्सन का ओपिनियन, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर इसमें ये माना जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि हर पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल, जैसे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन का क्या, उसका जो ओपिनियन है, उसकी जो जजमेंट है, उसका जो सजेशन है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आपको समझ आया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है, नॉर्मेटिव जितनी भी स्टेटमेंट होंगी आपकी,
उसमें इट शुड बेस अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, जजमेंट एंड देयर सजेशन, जो है सजेस्टिव इन नेचर, इसके बारे में बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, इसमें जो स्टेटमेंट होंगे वो इस तरह से होंगी कि एक इकोनॉमी में क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना ओपिनियन देता है तो वो अपना ओपिनियन पूरा खुल के देता है। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होती है वो इस तरह से होती है, जैसे हाउ थिंग्स शुड बी, हमें क्या करना चाहिए किसी चीज़ को गेन करने के लिए, जैसे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो होती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स की होती है। जैसे यहाँ पर ये बोल दिया जाएगा कि अगर हम लेबर को हमें ज़्यादा पार्ट कैपिटल का प्रॉफिट का देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, शुड, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, हर पर्सन का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आप समझ गए किस तरह की होती है, ठीक है। अब आप देखिए आर सब्जेक्टिव, हर एक पर्सन का सब्जेक्ट मैटर करता है। एंड प्रिस्क्राइब, क्या आपको करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो होती है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ही होती है। और अभी मैंने आपको समझाया एक एग्जांपल से कि अगर एक लेबर है तो वहाँ पर वो चीज़ ये बताएंगे कि लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में पार्ट देना चाहिए, तो ये उनका इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर करता है। तो इसीलिए हम कहेंगे नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक स्टेटमेंट होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, प्रिस्क्राइब होती हैं, व्हाट शुड बी डन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इन्फ्यूजन, प्रोफेशनलिज्म, गवर्नमेंट स्टार्ट। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, व्यापार को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। मिनी मंत्रा, मेजर रत्ना, दर्श रत्ना। आप लोगों को पता है जितने भी पब्लिक सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसमें, महारत्ना में, नवरत्ना में। पब्लिक सेक्टर में जितनी भी यूनिट्स होती है ना, उसको पब्लिक सेक्टर में जितनी भी यूनिट्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन सी, महारत्ना, ठीक है, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना, ठीक है, आपको समझ आया, मिनी रत्ना। अब क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना उनके लिए ये इसमें स्टेटमेंट दी जाती है कि जिस कंपनी का टर्नओवर इतना होगा, इतने वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करने चाहिए, इतना उनका टर्नओवर होना चाहिए। इस हिसाब से क्या होता है, उनको महारत्ना का, नवरत्ना का एंड मिनी रत्ना का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। और उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो ट्रेड है वो काफ़ी एफिशिएंटली चल पाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 11 तो है महारत्न, ठीक है, नवरत्न 14 है प्रोक्स, और मिनी रत्ना 73 के आसपास है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करना है, तो गवर्नमेंट क्या स्टार्ट करती है, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्न्स। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिस्क इज अ सिचुएशन इन विच, रिस्क के टाइम क्या होता है। अब एक नॉर्मल सी सिचुएशन में आप लगा लो रिस्क क्या होता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द आउटकम इज नोन, जब आप किसी भी चीज़ में रिस्क लेते हो तो आपको ये पता होता है कि क्या रिजल्ट होगा, कभी भी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड पढ़िए, एग्जैक्ट आउटपुट, आपका क्या आउटकम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा आपको नहीं पता, बट लाइक्लीहुड ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम इज नोन, ये बात सही है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो, जैसे आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, तो ये भी मान लो आपका एक रिस्क है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका एट लास्ट मतलब रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट आउटकम, आपका नेट क्वालिफाई होगा, जेआरएफ क्वालिफाई होगा, बट आपको उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो सब आपको पता है कि अगर आप नेट प्रिपरेशन करते हो तो बाकी जितने भी छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स आपके, उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपको पता होते हैं, लेकिन
एग्जैक्ट आउटकम आपको रिस्क की सिचुएशन में नहीं पता होता। ये मैंने नेट का एग्जांपल देके आपको समझाया है, बट रिस्क आप किसी भी सिचुएशन में लगाओ, रिस्क में ऐसा ही होता है कि आपको जो एग्जैक्ट आउटकम है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको नहीं पता, बट आपको वो सारे पॉसिबल जो लाइक्लीहुड सिचुएशंस है वो आपको पता होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, इसकी ये फॉर्मूला है, और इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपकी क्या निकल के आती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है, और ये फॉर्मूला है। और आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर आपको यही फॉर्मूला गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट कंसल्ट अपॉन इंडियन पॉपुलेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर ये बोला गया है कि इन इवेंट्स में से किस एक इवेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ये फोकस किया गया कि जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब सामने से उसको टारगेट किया गया। समझ गए आप, कंसल्ट करना मतलब आप सामने से कह रहे हो कि ये चीज़ इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, या टारगेट फ्री अप्रोच थी, या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी, या नेशनल पॉलिसी 1976। पॉपुलेशन की जो पॉलिसी थी ना 1976, उसके अंदर डायरेक्टली कंसल्ट कर दिया गया था कि पॉपुलेशन इंडिया में एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न कर लेती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। अब आपसे ये पूछा है कि एकाधिकार प्रतियोगी फर्म है, उसको असामान्य लाभ शॉर्ट रन में हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। पहला है इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, इस वजह से होता है। कंट्रोल होता है उसका प्राइस के ऊपर शॉर्ट रन में। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। फ्रीडम होती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। आप लगा लो, जो मोनोपोलिस्टिक जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है उसको शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट की वजह से होते हैं, और कहीं ना कहीं शॉर्ट रन के अंदर उसका जो प्राइस पर एक कंट्रोल होता है। लॉन्ग रन में क्या होता है, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी छोड़कर जा सकती है, तो उसका प्राइस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए शॉर्ट रन में उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इस वजह से होते हैं क्योंकि उसका प्राइस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय। जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनको कौन स्पॉन्सर्ड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह। अब यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में ये चीज़ तो राइट है, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, बट जो इनके 7 ऑप्शन दिए गए ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट के बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक ये दिया होता तो ठीक था। अब हम ये कहेंगे कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको स्पॉन्सर्ड करते हैं कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ इन्होंने स्टेट को गवर्नमेंट में लगा दिया। अगर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट बैंक होता तो राइट हो जाता, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बैंक होना चाहिए था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया कि रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर्ड करते हैं पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक्स होते हैं वो सारे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इनमें से क्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की एक फीचर नहीं है। फीचर मतलब विशेषता नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब है कि डिमांड कर्व क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा होता है।
कभी भी नहीं होता। आपने देखा है उसका डिमांड कर्व हमेशा इस तरह का होता है, ना कि ऐसा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका रोंग यहाँ पर आपको गिवन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। एक मोनोपोलिस्ट के लिए उसका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट होता है वो कौन सा होता है। आपने देखा होगा जो हमारा क्या कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की, जहाँ पर उसका MC इक्वल होता है MR के, एंड जो हमारा MR को जो है MC जो है नीचे से ऊपर की तरफ कट करके जाता है, तो जो वो पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम का, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो सरप्लस होता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, उसका सम क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वही उसका आउटपुट का लेवल भी होता है। तो ये हम क्या कहेंगे राइट आंसर, बिलो द लेवल मैक्सिमम द सम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट आता है, ये इसको ही इन्होंने बोला है, यही इनका मैक्सिमम प्रॉफिट का भी क्या होता है, पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर राइट ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टैसिट कल्यूजन। टैसिट कल्यूजन जो होता है वो क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है मेंबर फर्म चीट ईच अदर, कि दोनों फर्म एक दूसरे को चीट कर देती हैं। फर्म एंगेज इन प्राइस वॉर, जो फर्म्स होती हैं उनके बीच में प्राइस को लेकर वॉर चलती रहती है। फर्म डू नॉट डॉक्यूमेंट देयर एग्रीमेंट एंड कोल्यूड, कि फर्म किसी तरह का उनके बीच में डॉक्यूमेंट मतलब एग्रीमेंट नहीं होता, और फिर भी वो आपस में क्या करती है, कोल्यूजन करती है। डिमांड का वो फर्म इज किंग्ड, और जो डिमांड का वो होता है फर्म का, वो क्या होता है, किंग को होता है। अब आपको बताऊं, टैसिट कोल्यूजन होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर फर्म क्या करती हैं, इनफॉर्मल एग्रीमेंट कर लेती हैं, मतलब उनके बीच एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो विदाउट बिना बोले अपने जो उनकी राइवल फर्म है उसके साथ क्या कर लेती है, कोल्यूजन सा कर लेती हैं। मतलब उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं उसी तरह से आप भी एक्ट कर रहे हो, लेकिन आप उनके साथ कोल्यूजन में नहीं हो। तो ये वाला जो कोल्यूजन होता है वो होता है टैसिट कोल्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फर्म डू नॉट डॉक्यूमेंट देयर एग्रीमेंट एंड कोल्यूड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप, आपसे रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली चार्ज द सेम प्राइस फॉर ऑल कंज्यूमर। आप ये कह सकते हो मोनोपोली के अंदर जो एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं ना, उसकी आपसे यहाँ पर संतुलन की कंडीशन पूछी है। तो आपको हमेशा पता है मोनोपोली में एक ही बंदा पूरे प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा प्राइस हमेशा किससे ज़्यादा लेता है, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा लेता है या मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा लेता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर आपका और उसका MR और MC बराबर होता है। तो आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जाइए कि प्राइस इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड MR इज़ इक्वल टू MC। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपकी बिल्कुल राइट जो है इक्वेशन गिवन आपको क्वेश्चन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द कोज अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डिमांड कर्व में कब शिफ्ट नहीं आएगा। मैंने आपको दो चीज़ हमेशा समझाई है, क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए, डिमांड कर्व में शिफ्ट तब आता है जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कब जो है डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं आएगा। डिमांड कर्व में शिफ्ट तब नहीं आएगा जब जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है उसके ही प्राइस में चेंज आए। अब मान लो यहाँ पर अगर टी की बात हो रही है तो टी का अगर प्राइस कम होता है
और डिमांड बढ़ती है तो ये वाली सिचुएशन होती है मूवमेंट की। तो आपको समझ आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोज ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कब शिफ्ट नहीं आएगा। तो आप देखिए, चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, जब किसी भी प्रोडक्ट का खुद का प्राइस चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये टी की बात कर रही हूँ मैं, अगर टी का खुद का प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं आ रहा, डिमांड कर्व ए से बढ़कर क्या जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। तो आपने देखा जब क्या नहीं हो रहा, चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, जब प्रोडक्ट के खुद के प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है, शिफ्ट नहीं आती। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के लिए एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया था। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये कब बनाया गया था। ये जो है आपका 1965 में बनाया गया था, जनवरी के अंदर बनाया गया था। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हम किस नाम से जानते हैं इसको, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करंट टाइम में हम इस नाम से जानते हैं। और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में जनवरी में बनाया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी। तो नेशनल एग्रीकल्चर को लेकर एक पॉलिसी जो बनाई गई थी वो 2002 में बनाई गई थी शायद। हाँ, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है 2000 में बनाई गई थी। 2000 में नेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर की पॉलिसी आई थी। तो इसीलिए कि उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है एग्रीकल्चर के, जो फार्मर्स हैं उनको सही मिलना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ टोटल रिवेन्यू आपको गिवन है ये क्वेश्चन में, तो आपसे क्या पूछा है, एवरेज रिवेन्यू। आपको पता है जब आप टोटल को क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी एवरेज आ जाती है। अब आपके पास टोटल रिवेन्यू क्या है क्वेश्चन में, 110 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर। और मैं इसको क्यू से डिवाइड कर दूं अगर, तो आप देखिए जब आपने इसको क्यू से डिवाइड कर दिया तो आपका क्या आंसर आता है, 110 माइनस 5 क्यू। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे कुछ ही क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हैं, आने वाली 2-3 वीडियो में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF, ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।